हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। जो भी अभ्यर्थी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले हैं और कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं अब वीडियो जो है अपना स्टार्ट करने वाली हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित जो आपका सिलेबस आया है उसके अनुसार। तो जैसे कि देखिए, आपको सिलेबस पे मैंने चर्चा कर दिया था, बुक्स वगैरह के भी बारे में उस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था। तो आज जो है, जैसे मैंने उसमें बताया था कि इकाई 9 और 10 इसकी बुक्स जो है आपको नहीं मिलेगी। और फिलहाल देखिए, बुक से रिलेटेड ये भी प्रश्न आ रहा था कि क्या कोई मार्केट में इससे संबंधित कोई गाइड उपलब्ध है। तो देखिए, अभी तो इसके संबंधित जहाँ ये पूरा का पूरा सिलेबस हो उससे संबंधित कोई बुक ऐसी नहीं दिखी है, कोई गाइड ऐसी नहीं दिखी है। लेकिन आपके पास अभी समय बहुत है, तो आप अपनी मूल पुस्तकों से पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा इसकी काफ़ी समय बाद है। तो अभी आप मूल पुस्तकों से पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे यूनिट हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको उनमें नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए जो है पहले मैं उन्हीं टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी जो टॉपिक्स आपको उनमें नहीं मिलने वाले हैं। तो यहाँ हम आज जो है मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य जो इकाई 9 है और 10 है, तो पहले हम इन्हीं दो पे करेंगे। तो इकाई 9 की बात हम कर लेते हैं। तो इकाई 9 में आपका जो पहला टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के का हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्यकार। तो इनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार हैं, उनकी रचनाएं हैं, इनको 3 क्रमों में जो है बांटा गया है मध्य प्रदेश के साहित्यकार को। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ जब हम अवस्थाएं पढ़ते हैं कि कब से बना था या कब क्या चीज़ लागू हुई, तो या कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले प्राचीन काल, फिर मध्यकाल और फिर आधुनिक काल, ये चीज़ें पढ़ते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या था, फिर बीच में क्या आया और फिर आधुनिक, यानी अब जो है इसमें क्या चल रहा है, अब कौन से कला जो है साहित्यकार है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के प्राचीन काल के साहित्यकार कौन कौन से हैं। तो इसमें जो मुख्य नाम आते हैं वो हैं कालिदास, भर्तृहरि, भवभूति और बाणभट्ट। ये आपके प्राचीन काल के साहित्यकार हैं। फिर बात करते हैं मध्यकाल की कि मध्यकाल में कौन कौन से साहित्यकार हैं। तो इसमें नाम आता है जगनिक, केशवदास, सिंगाजी, भूषण, पद्माकर, घाघ और ईसुरी। तो ये सारे जो है मध्यकाल के साहित्यकार कवि हैं। अब बात करते हैं आधुनिक काल की कि मध्य प्रदेश के आधुनिक काल के साहित्यकार कौन कौन है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है माखनलाल चतुर्वेदी, फिर मुल्ला रमूजी, फिर है बालकृष्ण शर्मा नवीन, और फिर है सुभद्रा कुमारी चौहान, फिर है भवानी प्रसाद मिश्र, फिर है गजानन माधव मुक्तिबोध, और फिर है हरिशंकर परसाई, और फिर है शरद जोशी। तो ये सारे नाम हैं साहित्यकारों के। अब बात करते हैं इनके रचनाओं से संबंधित। अब यहाँ पे देखिए, नंद दुलारे वाजपेयी भी मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार में आते हैं, और डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन भी। अब चलिए विस्तार पूर्वक हम इनको पढ़ेंगे जो साहित्यकार हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है। तो पहले प्राचीन काल से बात करें तो इसमें नाम आता है कालिदास का। तो महाकवि कालिदास, इनका जो जन्म स्थान है वो है उज्जैन, और इनकी तुलना किससे की जाती है, विलियम शेक्सपियर से। और देखिए, इनका समय जो है निश्चित नहीं है कि ये किस समय अवधि में इनका जन्म हुआ था। तो इनको जो है 5वीं शताब्दी ईस्वी के सबसे बड़े संस्कृत और विद्वान कवि माने जाते हैं। तो इनका समय कब माना जाता है, 5वीं शताब्दी। और इनका विवाह जो है राजकुमारी विद्योत्तमा से उज्जैनी राजा चंद्रगुप्त, तो इनका विवाह जो है राजकुमारी विद्योत्तमा से हुआ था। और ये जो है उज्जैन का राजा चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, उनके ये विक्रमादित्य के जो 9 रत्न थे उनमें ये शामिल थे। तो ये विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से कालिदास एक थे। इनके द्वारा कृतियों की बात करें तो 41 कृतियाँ जो है इन्होंने लिखी है, जिसमें 7 जो है सबसे अधिक लोकप्रिय हुए हैं, जिसमें 2 महाकाव्य है, 3 नाटक है और 2 कविताएं हैं। अब बात करते हैं प्रमुख रचनाओं की। तो
इनकी जो देखिए महाकाव्य कौन कौन से हैं, रघुवंशम और कुमार संभव। इसके बाद खंड काव्य की बात करें तो खंड काव्य कौन सा है, मेघदूत और ऋतुसंहार। इसके अलावा नाटक की बात करते हैं तो इनके द्वारा लिखे गए नाटक है मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रम ओवियम। तो ये सारे इनके नाटक हैं। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें मैंने बता दी, महाकाव्य कौन सी है, खंड काव्य कौन सी है और नाटक कौन सी है। मेघदूत नाटक में इन्होंने क्या किया है, अमरकंटक की सौंदर्यता का जो है वर्णन इनके द्वारा किया गया है। वहीं पे ऋतुसंहार में ऋतु का वर्णन है, और ऋतुसंहार क्या है, कालिदास की पहली रचना है जो खंड काव्य के रूप में प्रस्तुत है। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इनके द्वारा रचित अंतिम नाटक है। कुमार संभवम कालिदास का पहला महाकाव्य है, और इसमें क्या है, शिव और पार्वती के विवाह और कार्तिकेय के जन्म से संबंधित धार्मिक कथा का वर्णन इनके द्वारा किया गया है। रघुवंशम कालिदास का दूसरा महाकाव्य है, और इसका जो विषय है वो रामायण से लिया गया है। तो ये कालिदास के विषय में जानकारी थी। अब बात करते हैं भर्तृहरि की। तो राजा भर्तृहरि, इनका जन्म समय जो है अनुमानतः 550 ईस्वी माना जाता है। जन्म स्थान इनका भी उज्जैन है, और उज्जैन में ही भर्तृहरि की गुफाएं भी स्थित है। इनके पिता का नाम चंद्रसेन था, और इनकी पत्नी का नाम जो है वो पिंगला था। और भर्तृहरि जो है मूलतः संस्कृत भाषा के संत कवि के रूप में विख्यात हैं। भर्तृहरि ने वैराग्य धारण किया तथा अपना गुरु किनको बताया, बाबा गोरखनाथ को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। राजस्थान के अलवर में भर्तृहरि का मंदिर है। इन्होंने गुरु गोरखनाथ का शिष्य बनकर वैराग्य धारण कर लिया था, इसलिए इन्हें बाबा भर्तृहरि भी कहा जाता है। तो जब आप गोरखनाथ के शिष्यों में पढ़ते हैं तो आपको थरभरी भी एक पढ़ने को मिलता है, तो वो यही है भर्तृहरि, जिनको भर्तृहरि भी कहा गया है। इनकी रचनाओं की बात करें तो देखिए इनकी रचनाएं हैं 3 शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, महाभाष्य दीपिका, मीमांसा सूत्रवृत्ति, वेदांत सूत्रवृत्ति, भट्टी काव्य, शब्द धातु समीक्षा। तो ये सारे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले जो कवि है वो है भवभूति। इनका जन्म स्थान है पदमपुर, और इनका मूल नाम जो है वो है श्रीकंठ। भवभूति ने अपने काव्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग गंभीर नाट्य शैली में किया है। तो जितने ये शुरू के कवि हैं, जो प्राचीन काल के कवि हैं, सारे संस्कृत भाषा से संबंधित कवि हैं। संस्कृत साहित्य में भवभूति की तुलना अंग्रेजी के साहित्यकार मिल्टन से की जाती है, और भवभूति को जो है भारतीय मिल्टन भी कहा जाता है। तो यहाँ आपका ये भी प्रश्न आ सकता है कि भारतीय मिल्टन किसे कहा जाता है, तो भवभूति को। भवभूति कन्नौज शासक यशोवर्मन के दरबारी थे। इनके द्वारा प्रमुख नाटकों की बात करें तो वो है महावीर चरित, उत्तम रामचरित और मालती माधव। ये इनके द्वारा रचित नाटक है। इनके नाटकों में सबसे लोकप्रिय कौन सा है, तो वो है मालती माधव, जिसमें करुण छात्र का उज्जैन दरबार के मंत्री की पुत्री मालती से प्रेम का जो है चित्रण किया गया है। महावीर चरित कुछ परिवर्तन के साथ रामायण पर आधारित है, तो ये रामायण पर आधारित है। इसके बाद उत्तर रामचरित भवभूति की सर्वश्रेष्ठ कृति है, जिसमें सीता के निष्कासन से प्रारंभ होती है इसकी कथा, और वनवास के बाद अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन होने से समाप्त होती है। उत्तर रामचरित को संस्कृत का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। तो यहाँ आपका ये प्रश्न भी आ जाता है कि संस्कृत का प्रथम दुखांत नाटक किसे माना जाता है, तो वो है उत्तर रामचरित, और इसके जो कवि हैं वो कौन है, भवभूति। अगले कवि हैं बाणभट्ट। इनका जन्म स्थान है प्रतिकूट, ग्रामों सोन नदी के तट पर, और ग्राम कौन सा है, तो सोन नदी के तट पर प्रतिकूट में। और इनका समय जो है वो है 7वीं शताब्दी। तो ये जो है संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे, और ये किसके दरबारी थे, तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी थे। इनके प्रमुख रचनाएं हैं हर्षचरित, कादम्बरी,
मुकुटताई, दिक्चंडी शतक और पार्वती परिणय। इन्होंने क्या किया था? प्रकृति चित्रण अद्भुत होने के कारण इन्हें साहित्य के वनांचल का केसरी भी कहा जाता है। तो ये जो है अपनी रचनाओं में प्रकृति का वर्णन करते थे और इस कारण इन्हें साहित्य के वनांचली का केसरी, वनांचल का, वनों का केसरी जो है इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रकृति का वर्णन किया था। और ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी थे, तो इन्होंने हर्षचरित में जो है राजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था जिसमें एक राजकुमारी का वर्णन किया गया था। यह बाणभट्ट की अपूर्ण रचना है जिसे उनके पुत्र भूषण भट्ट ने पूरा किया। तो यहाँ कादम्बरी से संबंधित देखिए प्रश्न आ गया, किसका है? बाणभट्ट का है। और ये क्या है? पहला उपन्यास है और ये इनका अपूर्ण उपन्यास है। तो बाणभट्ट का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो कादम्बरी, जिसे उनके पुत्र भूषण भट्ट ने पूरा किया था। यहाँ तक ये बातें हो गई प्राचीन साहित्यकारों की। अब आते हैं मध्यकालीन साहित्यकारों पे। तो सबसे पहले है इसमें केशवदास। इनका जन्म जो है वो है निवाड़ी, ओरछा, और जन्म का जो समय है वो है 1555 ईस्वी। केशवदास के पिता का नाम क्या है? काशीराम था, जो ओरछा नरेश मधुकर शाह के प्रिय मित्र थे। केशवदास स्वयं महाराज इंद्रजीत सिंह के दरबारी, कवि, मंत्री और गुरु थे। तो यहाँ पे केशवदास कौन से राजा के यहाँ दरबारी थे? तो उनको भी देख लीजिएगा, महाराजा इंद्रजीत सिंह के। इन्हें रीति काल का प्रथम आचार्य और महाकवि माना जाता है। इनकी काव्य भाषा कौन सी है? ब्रज है, और इस पर संस्कृत और बुंदेलखंडी भाषा का भी प्रभाव जो है दिखाई पड़ता है। इन्होंने अपने काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को जो है अधिक प्रधानता दी है। इनके काव्यों में लक्षण ग्रंथों की प्रधानता रही है और इनको क्या कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इसके अलावा हृदयहीन कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्र का रसिक प्रिया, वीर सिंह चरित, रतन बावनी, कवि प्रिया और बारहमासा। अगले कवि हैं पद्माकर भट्ट। इनका जन्म है 1753 ईस्वी, मृत्यु है 1833 ईस्वी। जन्म स्थान है सागर। ये और देखिए अब यहाँ पे जन्म स्थान से संबंधित एक और चीज़ आती है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार इनका जन्म स्थान क्या है? सागर। वहीं पे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म स्थान है बांदा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पद्माकर जो कवि हैं, पद्माकर भट्ट, इनका जन्म स्थान विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या माना है और शुक्ल जी ने क्या माना है, दोनों ही चीज़ें देख लीजिएगा। इनका वास्तविक नाम क्या था? प्यारेलाल। पद्माकर रीति काल के अंतिम, तो यहाँ पे प्रश्न आपका ये भी कई बार परीक्षा में आ चुका है वैसे, और आता भी है, आगे भी आ सकता है कि रीति काल का अंतिम कवि कौन सा है? तो पद्माकर रीति काल के अंतिम सर्वश्रेष्ठ और प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। पद्माकर के काव्यों में भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों का समान विकास दिखाई देता है। इन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण किया है। कविता में ब्रज भाषा का शुद्ध साहित्यिक रूप जो है देखने को मिलता है। इनकी शैली चित्रात्मक, स्वाभाविक व सशक्त है। इनकी भाषा जो है स्पष्ट, मधुर और प्रभावपूर्ण है। पद्माकर को जयपुर नरेश महाराज प्रताप सिंह ने कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा, पद्माकर को कविराज की उपाधि जो है, शिरोमणि की उपाधि किसने दी थी? जयपुर नरेश महाराज प्रताप सिंह ने। जयपुर में रहते हुए समय इन्होंने अपने लक्षण ग्रंथ पद्माभरण की रचना की, जो दोहे में लिखा गया है। इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो है जगत विनोद, गंगा न राम रसायन, इसके अलावा पद्माभरण, ईश्वर पच्चीसी, हिम्मत बहादुर विरदावली, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह विरदावली और जयमिन विरदावली। तो रचनाएं थोड़ा देख लीजिएगा, वो टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत हो गया है।
अब अगले कवि हैं भूषण। इनका जन्म समय है 1613 ईस्वी और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1613 ईस्वी माना गया है। जन्म स्थान है कानपुर। मृत्यु स्थान है 1715 ईस्वी। इनका वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। भूषण दास रीति काल के 3 प्रमुख कवियों में से एक है। और अन्य, अब बात आती है कि अन्य 2 कवि कौन से हैं। 3 कवियों में प्रमुख है तो अन्य 2 कौन से हैं? तो वो है बिहारी और केशवदास। तो रीति काल के 3 मुख्य कवि कौन से हो गए? बिहारी, केशवदास और भूषण हो गए। रीति काल में जब सारे कवि श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे, वीर रस में प्रमुखता से रचना कर भूषण ने अपने को सबसे अलग साबित कर दिया। तो रीति काल में जो जितने भी कवि हैं मुख्यतः किस पे रचनाएं करते थे? तो श्रृंगार रस में, लेकिन भूषण की रचनाएं हमें वीर रस से भरी हुई मिलती है, जो इनकी एक अलग विशेषता दिखाती है। भूषण को मध्यकालीन हिंदी काव्य का वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। इन्हें भूषण की उपाधि चित्रकूट के राजा हृदय राम के पुत्र रुद्र शाह ने प्रदान की। तो प्रश्न आता है कि भूषण की उपाधि जो है इनको किसने दी? तो वो देने वाले हैं, ये देख लीजिएगा, चित्रकूट के राजा हृदय राम के पुत्र रुद्र शाह ने। भूषण की भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा है, परंतु आवश्यकता के अनुसार उन्होंने प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया है। और अपने काव्य में मुक्तक शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। इन्होंने भक्ति, सवैया, दोहा और रोला छंदों को अपनाया है। इनकी प्रमुख रचनाओं पे आ जाते हैं तो वह है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास एवं दूषण उल्लास और भूषण हजारा, ये इनकी रचनाएं हैं। अगले कवि हैं बिहारी। इनका जन्म समय है 1603 ईस्वी, स्थान है ग्वालियर और मृत्यु जो है वो है 1664 ईस्वी। और बिहारी के पिता का नाम क्या था? केशव राय। बिहारी की एकमात्र रचना कौन सी है? बिहारी सतसई। यह एक मुक्तक काव्य है जिसमें कितने दोहे हैं? प्रश्न आ जाता है। बिहारी की रचना कौन सी है? बिहारी सतसई। और दोहों की संख्या अधिकतर पूछी जाती है तो वो है 719 दोहे। सतसई में ब्रज भाषा का प्रयोग जो है हुआ है। ब्रज भाषा शैली बिहारी की भाषा कैसी है? शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। इसमें सूरदास की चलती ब्रज भाषा, फारसी आदि के शब्द भी प्रयोग किए गए हैं। तो सतसई की भाषा यहाँ पे ब्रज भाषा है, ये ध्यान में रखिएगा। बिहारी का शब्द चयन बड़ा सुंदर और सार्थक है। विषय के अनुसार बिहारी की शैली 3 प्रकार की है। तो 3 प्रकार कौन सी है? माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली, प्रसाद गुण से युक्त सरल शैली और चमत्कारपूर्ण शैली। तो ये 3 प्रकार की शैलियों का प्रयोग बिहारी की रचना में हमें देखने को मिलता है। बिहारी की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन जो है इनके द्वारा किया गया है। प्रकृति चित्रण में बिहारी किसी से पीछे नहीं है। तो देखिए जितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं मैंने उन सभी को यहाँ पे लेने का प्रयास किया है। तो ये जो है मध्यकालीन साहित्यकारों के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं आधुनिक काल के साहित्यकारों के बारे में। तो सबसे पहले नाम आता है माखनलाल चतुर्वेदी का। इनको हम एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं, विख्यात हैं। और इनका जन्म समय जो है वो है 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद में। इनके पिता का नाम क्या है? नंदलाल चतुर्वेदी। और माता का नाम सुंदरीबाई था। ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। और ये कवि, लेखक और पत्रकार थे। इनके जीवन पर लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी का प्रभाव जो है अधिक पड़ा है। 1913 में इन्होंने अपनी शिक्षक की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। पत्रकारिता, लेखन, साहित्य, समाचार पत्र संपादन आदि का काम जो है इन्होंने किया। और इसके अलावा गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र का संपादन करते थे। बाद में यह कार्य जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी को सौंपा गया। और इसके अलावा आगे बात करें तो देखिए 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें मध्य भारत प्रांत से पहली गिरफ्तारी
चतुर्वेदी जी ने ही दी, यानी कि इन्होंने गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। इसके अलावा इन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी पहली गिरफ्तारी दी थी। इनकी भाषा की बात करें तो सहज और सरल भाषा है। हिंदी, उर्दू, फारसी सभी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। चतुर्वेदी जी ने सामान्यतः खड़ी बोली को ही काव्य का माध्यम बनाया है। समाचार पत्र जो इनके द्वारा चलाए गए वो है प्रभा, कर्मवीर और प्रताप। प्रताप का संपादन कार्यभार इन्होंने 1923 ईस्वी में संभाला। इसके अलावा इनके बारे में और जानकारी बताएं तो मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन रायपुर अधिवेशन की ये सभापति हुए हैं 1942 में। इनकी प्रमुख रचनाओं पे आ जाते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। तो इनके द्वारा काव्य रचनाएं हैं पुष्प की अभिलाषा, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, मरण ज्वाल, माता, युग चरण, समर्पण, गूंजे धरा और धूम्रवलय। निबंध की बात करें तो साहित्य देवता और अमीर इरादे, गरीब इरादे। नाटक, इनके द्वारा रचित नाटक है कृष्णार्जुन युद्ध। कहानी तो कला का अनुवाद, कहास और कहावत। संस्मरण जो इनके द्वारा लिखित है वो है समय के पाँव। अब बात करते हैं इनको कौन से पुरस्कार मिले हैं, तो हिम किरीटिनी के लिए इनको देव पुरस्कार 1943 ईस्वी में और हिम तरंगिनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 ईस्वी में मिला है। इसके अलावा पद्म भूषण पुरस्कार जो है 1963 ईस्वी में मिला है। अगली कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म समय जो है वो है 1904 ईस्वी। जन्म स्थान प्रयाग, इलाहाबाद। मृत्यु की बात करें तो 1948 ईस्वी में कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। विवाह इन्होंने किया था खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह से। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और ये पहली महिला थी उसमें भाग लेने वाली। झांसी की रानी नामक रचना के लिए इनको शेक्सपियर पुरस्कार से नवाजा गया था। इनके द्वारा जो प्रमुख रचनाएं रची गई वो है बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, वीरों का कैसा हो बसंत, जलियांवाला बाग में बसंत, झांसी की रानी, सभा के खेल, राखी की चुनौती, बचपन, मुकुल और त्रिधारा। तो रचनाएं इनके ज़रूर देखिएगा, रचनाएं प्रश्न आते हैं। और इसके अलावा जो कवियों के नाम हैं ये जो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रश्न ये भी आ सकता है कि कौन सी कवि मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। अगले कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म समय है 1917 ईस्वी। जन्म स्थान है शिवपुर, मध्य प्रदेश। ये प्रयोगवादी कवियों में आते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुँह टेढ़ा है, कामायनी एक पुनर्विचार, एक नया निबंध, काट का सपना, एक साहित्यिक की डायरी, सतह से उठता आदमी, चंबल की जाति, ब्रह्म राक्षस, भूरी भूरी खाक धूल, दिनकर की उर्वशी और नई कविता का आत्मसंघर्ष। अगले कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनका जन्म समय है 1897 ईस्वी। स्थान है शाजापुर, मध्य प्रदेश। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो वो है उर्मिला, रश्मि रेखा, कुमकुम, अपलक, हम विश्वाई, जन्म के और प्राणार्पण। ये छायावादी कवियों में शामिल हैं और इसके अलावा जो है संसद के सदस्य भी रह चुके हैं। अगले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनका जन्म समय है 1914 ईस्वी। जन्म स्थान है होशंगाबाद। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो वो हैं सतपुड़ा के घने जंगल, अंधेरी कविताएं, गीत फरोश, बुनी हुई रस्सियां, गांधी पंचशती, महाकाव्य, चकित है दुख, खुशबू के शिलालेख, पाँव एवं पंख, कमल के फूल। इसके अलावा देखिए 1917 में इनको बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। और गांधी पंचशती जो है ये इनके द्वारा रचित महाकाव्य है। अगले कवि हैं अगले जो कवि लेखक कह लें हरिशंकर परसाई अगले लेखक हैं और ये क्या है व्यंग्यकार के रूप में विख्यात है। इनका जन्म समय है 1924 ईस्वी। जन्म स्थान है होशंगाबाद। निधन हुआ है इनका 1995 ईस्वी में।
रचनाओं की बात करें तो इनके कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव, जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास की बात करें तो वो है तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, ज्वाला और जल, और इनके द्वारा रचित संस्मरण है तिरछी रेखाएं। इनके द्वारा लेख संग्रह है भूत के पांव पीछे, माटी कहे कुम्हार से, अपनी अपनी बीमारी, बेईमानी की परत, प्रेमचंद के फटे जूते, तब की बात और थी, परसाई रचनावली। अब निबंधों की बात करें तो इनका निबंध संग्रह है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौड़, वैष्णव की फिसलन। अब कुछ और बातें इनके बारे में बात करें तो इन्होंने जबलपुर में वसुधा नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया और इसके संपादक भी रहे हैं। और इनकी शैली क्या है, व्यंग्यात्मक है। और ये हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को हिंदी विधा में जो है व्यंग को जो है दर्जा दिलाया, स्थान दिलाया। और इनको विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगले लेखक हैं शरद जोशी जी। इनका जन्म समय है 1931 ईस्वी, जन्म स्थान है उज्जैन। इनका निधन हुआ है 1991 में मुंबई में। और इनके गुरु कौन है तो हरिशंकर परसाई। और इनकी जो शैली है वो भी व्यंग्यात्मक है। इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के सूचना और प्रकाशन विभाग में काम किया है, लेकिन अपनी लेखन के कारण जो है इनको सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी। इनकी रुचि कहानियों पर आधारित लापतागंज, जो आप सभी ने भी देख रखा होगा, तो लापतागंज जो है शरद जोशी के द्वारा ही लिखी गई कहानी है। इन्होंने मुंबई से प्रकाशित हिंदी एक्सप्रेस का संपादन कार्य किया है। भारत सरकार ने शरद जोशी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया 1990 ईस्वी में। मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी स्मृति में 1992-93 से शरद जोशी राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना की। और प्रथम जो है पुरस्कार इसमें शरद जोशी पुरस्कार वो हरिशंकर परसाई को मिला है। अब आते हैं रचनाओं पे, तो इनके द्वारा रचित व्यंग संग्रह है फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इलिया, रहा किनारे बैठ, परिक्रमा तिलिस्म, यथासंभव, दूसरी सतह, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। और इनके द्वारा रचित नाटक है एक था गधा और अंधों का हाथी। फिल्म लेखन इन्होंने कार्य किया है उत्सव, गोधुली, सांच को आज नहीं, क्षितिज, छोटी सी बात आदि। इनके द्वारा रचित दूरदर्शन धारावाहिक है विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनब, ये जो है जिंदगी आदि। अब आते हैं अगले कवि पे, वो है मुला राम जी या मुल्ला रामो जी। तो ये दोनों ही नाम आए तो एक ही आदमी के कवि का नाम है और ये उर्दू के कवि हैं। इनका जन्म समय है 1896 ईस्वी। और जन्म स्थान की बात करें तो वो है भोपाल। गुलाबी उर्दू ओनली का इनको जनक कहा जाता है। इनकी मृत्यु जो है 1952 ईस्वी में हुई है। अब इनके पूरा नाम क्या है वो देख लीजिए, मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रामू जी, ये इनका मूल नाम है, पूरा नाम है। इनकी पहली पुस्तक गुलाबी उर्दू के नाम से प्रकाशित हुई, इस कारण जो है इन्हें गुलाबी उर्दू का जनक भी कहा जाता है। तो ये चीज़ इनके बारे में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए, उर्दू अकादमी ने अपने भवन का नाम मुल्ला रामू जी के नाम पर रखकर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि संपूर्ण भारत के उर्दू साहित्य को सम्मानित किया। रामू जी क्या थे, मुख्यतः व्यंग्यकार थे। तो ये इनके सब बारे में संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, गुलाबी उर्दू शैली इनकी अपने जीवन की खोज थी, जिसमें उन्होंने कुरान शरीफ के उर्दू अनुवाद के तरीके को अपनाया। रामू जी शायरी भी किया करते थे, वह अंग्रेज़ों के खिलाफ व्यंग्यपूर्ण नज़में भी इन्होंने लिखी है। अब बात आती है मुख्य जो है वो है इनकी रचनाएं। इनकी रचनाएं हैं दीवाने मुल्ला, रामू जी मुला राम जी, गुलाबी उर्दू, गुलाबी शायरी शादी, औरत ज़ात, लाठी और अंश, इसके बाद जंग जिंदगी। तो ये रचनाएं हो गई। अब अगले लेखक पे आते हैं। अगले कवि जो है वो है डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। इनका जन्म जो है वो है
1915 ईस्वी। जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला। निधन हुआ है इनका 2002 में उज्जैन में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? रीवा और ग्वालियर में हुई थी। बाद में उच्च शिक्षा इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से की थी और इन्होंने डी.लिट की उपाधि प्राप्त की थी। इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं हिल्लोल, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, प्रलय सृजन, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय, युगों का मोल, जीवन के गान, वाणी व्यथा। तो इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा देखिए 1936 में इनका कविता संग्रह जो है हिल्लोल प्रकाशित हुआ। और इसके साथ ही जो ये विश्वास बढ़ता गया है, इसके लिए इनको देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1976 में मिट्टी की बारात काव्य संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1974 में पद्मश्री और वर्ष 1999 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये दोनों इनको पुरस्कार मिले हुए हैं। तो यहाँ तक जो है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के जो साहित्यकार थे उनकी बात थी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकारों की। कौन कौन से लोक साहित्यकार हैं? तो सबसे पहला नाम आता है संत सिंगाजी का। इनका जन्म जो है 1571 ईस्वी खजूरी गांव खरगोन में हुआ था और इनका मृत्यु स्थल जो है वो है नर्मदा के समीप। इनका एकमात्र प्रमाणिक ग्रंथ परचरी है, जिसका संकलन इनके शिष्य खेमदास द्वारा किया गया है। तो इनकी रचना कौन सी हो गई? परचरी। संत सिंगाजी कबीर के समकालीन माने जाते हैं। इनके स्मृति में प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा को ग्राम पिपलिया में उनकी समाधि पर जो है मेला लगता है। और इनकी काव्य भाषा क्या थी? वो थी निमाड़ी। तो ये इनके बारे में मुख्य बात हो गई। अब बात करते हैं अगले लोक साहित्यकार जगनिक के बारे में। तो ये राजा दरबारी कवि कालिंजर नरेश के दरबारी थे। तो कालिंजर नरेश जो मालदेव थे ये उनके दरबारी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परमाल रासो और आलाखंड। तो ये दोनों नाम अपने पहले भी पढ़े हुए हैं। वर्तमान समय में जो इनका एकमात्र ग्रंथ जो उपलब्ध है वो है आलाखंड। महोबा के दो प्रसिद्ध वीरों आल्हा एवं ऊदल की वीर गाथा का विस्तृत वर्णन एक वीर गाथात्मक काव्य के रूप में इन्होंने लिखा है। आलाखंड की जो भाषा है वो है बुंदेली की उपबोली बनाफारी। तो इसकी ये जो पुस्तक है आलाखंड, इसकी भाषा हो जाएगी बनाफारी, बुंदेली की उपबोली। आलाखंड में कितने युद्धों का वर्णन है? तो 52 युद्धों का वर्णन है। आला गाने वाले लोग क्या कहलाते हैं? अलहैत कहलाते हैं। आलाखंड की पांडुलिपि तैयार करने वाला अंग्रेज, तो इसकी पांडुलिपि किसने तैयार की थी? वो था चार्ल्स इलियट। विसेंट स्मिथ ने बुंदेलखंड में इस काव्य का संग्रह किया था। तो इसका संग्रह किया था विसेंट स्मिथ ने। अगले कवि हैं ईसुरी। इनका जन्म है 1821 में मेढकी गांव, झांसी जिला, उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड के ये सबसे लोकप्रिय कवि हुए हैं। इनका पूरा नाम है ईश्वर प्रसाद ऐजरिया। इनके पिता का नाम है पंडित भोलानाथ तिवारी और बुंदेलखंड की जयदेव के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो जो ये ईसुरी कवि हैं वो बुंदेलखंड के जयदेव के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ईश्वरी प्रकाश, ईश्वरी सत्सय और ईसुरी की फागे। इन्होंने बुंदेली फाग में चौघड़िया का जो आरंभ है इनके द्वारा ही किया गया। अगले कवि हैं घाघ दूबे। इनका जन्म 1753 में कन्नौज में हुआ था। इनकी जो रचना है वो है घाघ भड्डरी की कहावतें और ये जो है मूलतः लोक कवि थे। घाघ की कहावतें कृषि एवं मौसम की जानकारी से परिपूर्ण है। इनके द्वारा की गई रचनाएं कृषकों के लिए कृषि मार्गदर्शन का कार्य करती थी। तो इनकी जो कहावतें होती थी वो मौसम से संबंधित होती थी या कृषि से संबंधित थी, तो जो कृषकों के लिए बहुत ही बढ़िया थी। इन्होंने अपनी कहावतों से यह सिद्ध कर दिया
कि एक महान कृषि पंडित, ये जो है एक महान कृषि पंडित थे। इन्हें कृषि वैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो घाघ कवि को कृषि वैज्ञानिक कहा जाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख कवि घाघ मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। तो ये प्रश्न भी आपका आ जाता है कई बार कि ये कवि किसके समकालीन थे, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। तो घाघ कवि अकबर के समकालीन थे। अकबर द्वारा इन्हें चौधरी की उपाधि प्रदान की गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घाघ को कवि न कहकर सूक्तिकार कहा है। तो शुक्ल जी के कथन तो पता ही आपको, उन्होंने अगर किसी कवि के बारे में कुछ कहा है तो वो भी आ जाता है। तो इन्हें कवि न कहकर सूक्तिकार कहा है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने घाघ की रचनाओं को मौखिक परंपरा में संगठित करके सबसे पहले सन 1931 में हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद से प्रकाशित किया था। तो ये सारे कवियों के बारे में जानकारी थी जो आप सभी को मिल जाएगी। तो जब भी आप ये वीडियो देखिएगा देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जल्दी से आप सभी को उपलब्ध नहीं होती। मध्य प्रदेश का जो इकाई 9 और 10 है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसकी ये पहला टॉपिक था जिसमें मध्य प्रदेश के साहित्यकारों के बारे में पढ़ना था। वो मैंने डिटेल्स आपको दे दी है। अब किसी संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए जो भी यूनिट है वो टॉपिक वाइज हम करते जाएंगे। धन्यवाद।